हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कॉमन रूट कंडीशन के बारे में हमने पढ़ा था, तो आज उसी पे बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखिए, कहता है लेट इक्वेशंस x² + 3x + 5 = 0 एंड 3x² + ax + b = 0 हैव वन कॉमन रूट इन कॉमन, है वन रूट इन कॉमन, एक रूट कॉमन है जहां ए बी बिलोंग्स टू आर, देन फाइंड ए एंड बी। अब देखो क्या है, जब तक आपको एग्जैक्टली वर्ड न दे कि एग्जैक्टली वन रूट कॉमन, इसका मतलब है हमें उसमें दोनों रूट कॉमन की कंडीशन भी अप्लाई करनी पड़ेगी और कॉमन रूट कंडीशन भी अप्लाई करनी पड़ेगी। देखो, अब इस क्वेश्चन को देख के सीधे हम करना स्टार्ट नहीं कर देंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखा जाए, कुछ समझा जाए, हो सकता है क्वेश्चन देख के ऐसे सॉल्व हो जाए, हमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े। तो देखो, इस क्वेश्चन में पहले इक्वेशन को अगर देखे हम x² + 3x + 5, इस इक्वेशन को अगर देखा जाए तो तीनों के जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या है, रियल नंबर है। और अगर यहाँ पे हम d कैलकुलेट करते हैं, पहले इक्वेशन से d कैलकुलेट करते हैं, तो d की वैल्यू देखिए क्या आएगी, 3 3 9 -5 4 20, तो -11 आ रहा है। d -11 आने का मतलब हो गया कि अब इसके रूट क्या होंगे, इमेजिनरी हो गए, क्योंकि रूट क्या होते हैं, -x + -√b² - 4ac, वही रूट d का मतलब रूट में -d हो गया। इसका मतलब हो गया इसके रूट्स क्या हो गए, इमेजिनरी हो गए, कॉम्प्लेक्स रूट हो गए। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स रूट जो भी आते हैं वो हमेशा पेयर्स में आते हैं। कैसे? अगर 1 + i√3 एक रूट है तो जाहिर सी बात है दूसरा रूट 1 - i√3 होगा। हमेशा कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, रूट जो होते हैं वो पेयर में आते हैं। अब इसके रूट्स तो कॉम्प्लेक्स हो गए, इसका मतलब हो गया इमेजिनरी हो गया, इसका मतलब है इमेजिनरी रूट ही कॉमन आएगा, जाहिर सी बात। अब आ जाइए दूसरे पे। अब दूसरे इक्वेशन को देखा जाए तो यहाँ भी 3x² + ax + b क्या बोला है, a b क्या है, रियल नंबर है, इसका मतलब सारे कोफिशिएंट क्या हो गए, रियल हो गए। अब इसका रूट तो इमेजिनरी हो गया और इमेजिनरी रूट ही कॉमन है, इसका मतलब है इसका भी एक रूट इमेजिनरी हो गया ना, इसका मतलब इसका भी d क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। अब अगर इमेजिनरी इसका हो गया तो यहां से भी क्या मिलेगा आपको, ये रूट्स पेयर में मिलते हैं, इसका मतलब इसके भी रूट्स पेयर में आएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों के दोनों रूट्स ही कॉमन होंगे। हमने अभी तक देखिए एक भी चीज सॉल्व नहीं की, कुछ भी हमने अभी कैलकुलेशन नहीं किया है, लेकिन हम ये बाय ऑब्जर्वेशन ये कह सकते हैं कि दोनों के दोनों रूट्स ही कॉमन होंगे। तो ये कैसे आया, ये हमने ऑब्जर्वेशन किया, हमने देखा इक्वेशंस को, वहां से डी कैलकुलेट करके ऐसे ही डी कैलकुलेट कर लिया। फिर उसके बाद इसके रूट्स पता चल गए इमेजिनरी है, और हमें ये पता है कि इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में आते हैं, तो इसका मतलब है कि ये पेयर में आएंगे और वहां भी इमेजिनरी रूट ही कॉमन आएगा। इसका मतलब एक रूट अगर वहां पे वो कॉमन है, इसका मतलब उसका ऑटोमेटिक दूसरा रूट क्या होगा, उसी का पेयर होगा, तो इसका मतलब दोनों के सेम रूट्स हो गए। जब रूट्स कॉमन, इसका मतलब दोनों रूट्स ही कॉमन हो गए। तो अब हमें क्या हो गया, जब इन दोनों के दोनों रूट्स कॉमन हो गए तो हमें अब कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, दो रूट्स कॉमन होने की क्या कंडीशन होती है, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी मैंने बोला उसको लिख लेते हैं, क्योंकि लिखना जरूरी है, ताकि जब भी आप अगली बार पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहां से आया है। ठीक है, चलिए हम लोग लिख लेते हैं। एज फर्स्ट इक्वेशन has imaginary roots, पहले इक्वेशन का क्या आ गया, इमेजिनरी रूट्स आ गया, implies that common root is imaginary।
कॉमन रूट क्या होगा? इमेजिनरी होगा। नाउ एज कोफिशिएंट ऑफ सेकंड इक्वेशन इज रियल, सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स क्या है? रियल है, हेंस इमेजिनरी रूट्स विल अकर, इमेजिनरी रूट्स अकर करेगा, और किसमें अकर करेगा? पेयर में, इन पेयर, पेयर में इमेजिनरी रूट्स अकर करता है। implies that both roots of second equation, जो दोनों रूट्स होंगे सेकंड इक्वेशन के, आर इमेजिनरी and should be common with फर्स्ट इक्वेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों रूट्स क्या होंगे? कॉमन होंगे विद फर्स्ट इक्वेशन। हेंस बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, हम क्या करते हैं? कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि यही तरीका है दोनों रूट्स कॉमन होने का। यहां से कोफिशिएंट हो गया पहले से 1/3 is equal to 3/a is equal to 5/b। अब यहां से हमने इसको आपस में कंपेयर किया, यहां से मिल गया a is equal to 9, और यहां से कंपेयर किया तो क्या मिल गया? a is equal to, अरे b is equal to 15। तो अब यहां से देखा जाए तो a इक्वल टू 9, b इक्वल टू 15, इसका मतलब हो गया इसके जो कोफिशिएंट्स थे जस्ट इसी का 3 टाइम्स है, तभी तो कोफिशिएंट्स कांस्टेंट आएंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर ये x² है, इसका कोफिशिएंट 3 टाइम्स है, तो ऑटोमेटिकली हमें ये निकालने की भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब इसका 3 9 और उसका 5 15, इतना करने की भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब a और b की वैल्यू, a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 15 हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हम ये कह सकते हैं। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को बताने का मेरा औचित्य ये था कि आप चीजों को समझो। आप ये नहीं कि बस फॉर्मूला जान के बस लगाना शुरू कर दिया, चलो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बेटा। देखिए ये सब चीज क्या है ना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछे जाते हैं वो ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं होंगे। अगर आपने इसमें कैलकुलेशन किया तो 4 क्वेश्चन का टाइम आप खा गए, और ये क्वेश्चन आपसे होने वाला नहीं है, गलत भी करके आओगे और निगेटिव भी मार्क हो गया आपका। आपको अप्रोच अपना ऐसा रखना है ताकि आप सोचो, पहले क्वेश्चंस को देख के, पहले पेन पेंसिल रबड़ उठा के शुरू नहीं कर देते, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, थोड़ा उसको चिंतन करो कि क्या कहना चाहता है, क्या हम ऐसे देख के इसको आंसर दे सकते हैं। देखो आप क्या है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना तेज होना चाहिए कि आप क्वेश्चन देख के ऐसे आंसर दे पाओगे, तभी आप आईआईटी जेईई या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हो। अगर आपने पेन का यूज ज्यादा किया तो आप वहीं डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, ये जान लो, क्योंकि वहां पे टाइम बचाना है। क्वेश्चन तो आप सब कर ले जाओगे, अगर आपको 10 घंटे मिल जाए तो क्वेश्चन सब कर लोगे। इतना तो हमें पता है कि कोई बच्चा प्रिपरेशन करता है तो इतना तो उसके पास गट्स आ जाता है, नॉलेज हो जाती है, वो क्वेश्चन कर लेगा। लेकिन उस टाइम लिमिट में उतने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना वो बहादुरी काम है, वो तब आएगा जब आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करोगे। ठीक है, तो नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। कहता है लेट द इक्वेशन a minus b into x square plus b minus c into x plus c minus a is equal to 0 has a root 2 plus root 3। इसका एक रूट 2 plus root 3 है। Then find required condition on a b c where a b c are rationals। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक रूट हमको दिया हुआ है 2 plus root 3। अब यहाँ पे देखा जाए तो as coefficients
आर रेशनल। जैसे कोफिशिएंट क्या है, रेशनल्स है, ए बी सी रेशनल्स है, तो ए माइनस बी भी रेशनल होगा, बी माइनस सी भी रेशनल होगा, सी माइनस ए भी रेशनल होगा, ठीक। और ये जो रूट है ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो अगर रूट इरेशनल है तो ये भी क्या होते हैं, हमेशा पेयर में आते हैं। रूट्स अगर कॉम्प्लेक्स हैं तो भी पेयर में क्या करते हैं, अगर रूट्स इरेशनल है तो भी वो पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे कोएफिशिएंट्स आर रेशनल, हेंस 2 minus root 3 is also should be a root. इसको भी क्या होना चाहिए, रूट होना चाहिए, क्योंकि रेशनल्स हैं इसलिए, ठीक है। ये अब एक रूट ये हो गया, एक रूट ये हो गया। अब इसमें देखा जाए, नाउ फ्रॉम ऑब्जर्वेशन अब यहां पे अगर देखो जो कोफिशिएंट्स दिए गए, अगर उनका सम कर दो, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा। कोफिशिएंट का सम अगर 0 मिल रहा है, इसका मतलब है फ्रॉम ऑब्जर्वेशन 1 इज ऑल्सो द रूट ऑफ above equation। 1 भी एक रूट हो गया, क्योंकि x की जगह रख दिया तो सम 0 हो गया, इसका मतलब 1 भी एक रूट हो गया। implies that equation have 2 plus root 3, 2 minus root 3 and 1 as root। अब देखो जो भी ये क्वेश्चन जो दिया है, हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक का नाम नहीं लिया, कहीं भी लिया नहीं लिया। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो है तो वो 2 डिग्री का इक्वेशन, तो इसका मतलब उसके कितने रूट्स होने चाहिए, मैक्सिमम 2 ही रूट्स हो सकते हैं पॉसिबल। अब यहाँ पे कितने रूट आ रहे हैं, 3 रूट आ रहे हैं। यहाँ पे कितने रूट आ रहे हैं, 3 रूट आ रहे हैं। तो हमने पहले ही बताया है, अगर ऐसा केस आता है तो इसका मतलब है कि वो जो इक्वेशन दिया गया है वो एक आइडेंटिटी होगा। इसका मतलब implies that it is an identity। इसका मतलब वो क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। तो आइडेंटिटी है, इसका मतलब है a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस सी इज इक्वल टू सी माइनस ए होगा, ठीक। और ये होगा क्या, आइडेंटिटी है, जिसका मतलब a माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए 0 होंगे तभी वो 0 होगा। तो इसका मतलब यहाँ से हमको क्या मिल गया, यहाँ से हमको रिलेशन मिल गया a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है। चलिए अब हम बात करते हैं, एक अल्टरनेटिव मेथड है फॉर कॉमन रूट कंडीशन के लिए। सीआरसी मतलब कॉमन रूट कंडीशन के लिए एक अल्टरनेटिव अप्रोच है, उसको भी डिस्कस कर लिया जाता है। देखिए थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लिया एक हमारे पास इक्वेशन दी गई है f(x = 0), ये हमारी पहली इक्वेशन है, और इसके रूट्स जो दिए गए हैं अल्फा, बीटा, गामा, ये इसके रूट्स दिए गए हैं। इसका मतलब है कि f अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, यही f बीटा के इक्वल होगा, और यही f गामा की वैल्यू होगी, ठीक। ये हमारा पहला इक्वेशन और उसके रूट्स। अब हमने क्या किया, एक दूसरा इक्वेशन लिखा gx = 0, ये दूसरा इक्वेशन लिखा, और इसके रूट्स हमने ले लिए अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड थीटा।
ये हमने इसके रूट्स ले लिए। ठीक, इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, एफ अल्फा इज इक्वल टू, अरे जी अल्फा इज इक्वल टू जी बीटा इज इक्वल टू जी डेल्टा इज इक्वल टू जी थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, कंसीडर, हमने क्या किया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक थर्ड इक्वेशन बनाई। हमने बनाई k1 इंटू इक्वेशन 1 प्लस k2 इंटू इक्वेशन 2 इज इक्वल टू 0, वेयर k1 k2 डज नॉट इक्वल टू 0। k1 इक्वल टू नॉन जीरो है तब की कंडीशन बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया k1 fx प्लस k2 gx इज इक्वल टू 0। ये हमने बना दिया थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन में x की जगह अल्फा रखें तो k1 f अल्फा प्लस k2 g अल्फा इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखा जाए तो अल्फा क्या था, इसका भी रूट था, इसका भी रूट था, इसका मतलब ये भी टर्म 0 हो जाएगा और ये भी टर्म 0 हो जाएगा। इसका मतलब अल्फा इस तीसरे इक्वेशन का भी रूट होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इस इक्वेशन में x की जगह हमने गामा रख दिया तो ये हो जाएगा k1 f गामा प्लस k2 g गामा इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखें तो गामा किसका रूट था, पहले इक्वेशन का, इसलिए पहले को तो 0 कर पाएगा लेकिन इस दूसरे का 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि गामा दूसरे इक्वेशन का रूट नहीं था। तो यहां से एक चीज हमने देखी कि अगर दो इक्वेशन दिए गए हैं और हमने तीसरा इक्वेशन उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाया है तो दोनों इक्वेशन के में जो दो कॉमन रूट होंगे वो रूट थर्ड इक्वेशन का भी रूट होगा, वो थर्ड इक्वेशन का भी रूट होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग वर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि ये हमें याद रहे। इन द एबव केस इक्वेशन 3 is a combination of first two equation। ये क्या है, कॉम्बिनेशन है पहले दो इक्वेशंस का। इन दिस केस ऑल रूट्स common between first two equation will be the root of third equation। जो पहले दूसरे में जो कॉमन रूट है वो थर्ड इक्वेशन का भी रूट होगा। ठीक है, and any root satisfy exactly one of the two equations will not the
रूट ऑफ थर्ड इक्वेशन। मतलब अगर कोई भी रूट है जो केवल एक इक्वेशन को एग्जैक्टली एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो थर्ड इक्वेशन का रूट नहीं होगा। दैट इज इफ any root satisfying, अगर कोई रूट सेटिस्फाई कर रहा है टू ऑफ द थ्री अगर कोई भी रूट तीन में से किसी भी दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, थ्री गिवन इक्वेशंस, तो क्या होगा, देन इट विल बी एग्जैक्टली इट विल बी देन इट विल also satisfy the third equation। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी रूट इन दो में किसी तीन में किसी भी दो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एग्जैक्टली वो थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। अब जैसे अभी हमने कहा कि इस इक्वेशन का कॉम्बिनेशन ये है, हम ये भी कह सकते हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये है, हम ये भी कह सकते हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये है। तो कोई भी तीन इक्वेशंस में से कोई भी दो इक्वेशंस को अगर कोई सेटिस्फाई कर रहा है ये रूट, तो इसका मतलब है कि वो थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ठीक, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमने दो इक्वेशन ले लिया, a1x² + b1x + c1 = 0, इसके रूट हैं अल्फा बीटा, और दूसरा इक्वेशन लिया a2x² + b2x + c2 = 0 हैज रूट अल्फा गामा गामा। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा रूट है, अल्फा। अब हम क्या करते हैं, नाउ कंसीडर a2 into इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 बना दिया, इसको इक्वेशन 2 बना दिया, माइनस a1 इंटू इक्वेशन 2। ये हमने क्या किया, हमने इन दोनों से कॉम्बिनेशन से एक इक्वेशन बना रहे हैं। ठीक है, अब हम इसमें कर क्या रहे हैं, हमने x² के टर्म्स को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन बनाई, क्योंकि यहाँ पे a2 से लगेगा, इसको a1 से लगेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, ये कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा वो लिख लेते हैं। तो यहाँ से मिलेगा b1a2 माइनस b2a1 इंटू x प्लस c1a2 माइनस c2a1 = 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, हमने इस इक्वेशन को 3 बनाया। अभी जो हमने पढ़ा इसके जस्ट ऊपर क्या है, नाउ इक्वेशन 3 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2। इक्वेशन 3 क्या है, कॉम्बिनेशन है 1 और 2 का, hence it should carry common root। ये क्या है, कॉमन रूट को कैरी करेगा बिटवीन फर्स्ट टू इक्वेशन, जो फर्स्ट टू इक्वेशन का कॉमन रूट है, फर्स्ट टू इक्वेशन। इसका मतलब वही था ना कि अगर कोई दो इक्वेशन में दो रूट, एक रूट कॉमन है, तो वो जाहिर सी बात है इसके कॉम्बिनेशन से बने इक्वेशन में भी वो रूट कॉमन होगा, वही मैंने लिखा। ठीक है, बट लेकिन है क्या, इक्वेशन 3 is a linear, ये क्या है, लीनियर फंक्शन है ना,
function and will have only one root. केवल एक ही रूट होगा, लीनियर है तो एक ही रूट होगा. implies this, इसका मतलब है this root, जो ये रूट होगा should be, इसको होना चाहिए, क्या होना चाहिए, should be अल्फा. इस रूट को क्या होना चाहिए, क्योंकि अल्फा एक ही रूट बचा और यही क्या है, दैट कॉमन रूट. अल्फा होना चाहिए और यही कॉमन रूट होने चाहिए. तो इसका मतलब है अब अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, अब यहां से यहां अल्फा रख दीजिए, यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1. ये हमारा अल्फा आ गया जो कॉमन रूट है. ये तो कॉमन रूट मिल गया. अब हमें कॉमन रूट कंडीशन निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट this alpha in any of the above two equation. किसी भी इक्वेशन में आप रख दीजिए, चाहे पहले में रखिए चाहे दूसरे में रखिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, a1 मान लीजिए पहले में रखते हैं, तो c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1 प्लस b1 c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1 प्लस c1 इक्वल टू 0. ये जो आया हमारा, ये यही हमारा क्या है, कॉमन रूट कंडीशन है. यही हमारा क्या है, कॉमन रूट कंडीशन है. अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, जो प्रीवियस हमने कॉमन रूट कंडीशन निकाला था पहले मेथड से, वो वही है, यहाँ भी वही आएगा. ठीक है, ये हमारा कॉमन रूट कंडीशन है. इसका अल्टरनेटिव अप्रोच है, इसको नोट कर लीजिए. तो ये जो बात मैंने बताया, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करते हैं, तो इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आप इसकी चीजों को समझ सके. एक दो एग्जांपल्स मैंने कराए हैं जो काफी अच्छे हैं, उससे आप कॉन्सेप्ट सीख सकते हो. ठीक है, तो चलिए अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं. ओके, थैंक यू.